Hello, students. Welcome to IS Mentorship. I welcome you all to the chapter number 5 of Geography, class 11th. And आप सभी को पता ही होगा कि ये Geography class 11th की सेकेंड बुक है, दैट इज़ योर फिजिकल इन्वायरमेंट. ठीक है, तो उसका हम चैप्टर नंबर 5 पे आ चुके हैं. 2 more chapters are left, and then finally your class 11th will be completed. Okay. So with this, let us start our chapter number 5 that talks about natural vegetation. ऐसा वेजिटेशन जो नेचर ने हमको दिया है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज नेचुरल. ओके, चलिए, तो इसी के साथ आगे समझते हैं क्या है नेचुरल वेजिटेशन, क्या डील करता है एंड ऑल. तो सबसे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू जानने का ट्राई करते हैं. सी, नेचुरल वेजिटेशन रेफर्स टू अ प्लांट कम्युनिटी दैट हैज बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड ओवर अ लॉन्ग टाइम. ठीक है, ये ऐसा प्लांट कम्युनिटी है जो अनडिस्टर्ब्ड छूटा हुआ है बहुत ही लंबे समय तक. जैसे आप ये ग्रीन ट्रीज आप देख रहे होगे, ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत सालों से ऐसा ही है, कोई इसको डिस्टर्ब नहीं किया है, तभी तो ये इतना फ्रेश हेल्दी बन पाया, राइट? So as to allow its individual species to adjust themselves to climate and soil conditions as fully as possible. Clear? ये ऐसा क्यों होता है, इसको अनडिस्टर्ब्ड क्यों छोड़ा जाता है, ताकि इसके जितने भी स्पीशी हैं, चाहे वो प्लांट हो, फौना हो या फ्लोरा हो, वो अपने इस इन्वायरमेंट में एडजस्ट करें. ठीक है, क्योंकि देखिए आप किसी भी चीज में एडजस्ट करने में टाइम लगता है, तो ये अलाउ करता है ताकि स्पीशीज जो है वो एडजस्ट करें क्लाइमेट और सॉइल कंडीशन से जितना ज्यादा हो सके. अब जैसे यू वेर लिविंग इन बैंगलोर फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, 10 to 12 years ऐसा हो गया, तो यू हैव एडजस्टेड देयर. अब आप अगर हर 2 साल में प्लेस चेंज करोगे तो आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट फील होगा, है ना? तो इसी के वजह से जो है इसको अनडिस्टर्ब्ड छोड़ा जाता है ताकि इसके फ्लोरा और फौना जो है आराम से रह सके. Himalayan heights are marked with the different types of vegetation according to altitude. अब जो हिमालयस माउंटेन है उधर अलग अलग टाइप के वेजिटेशन हमको मिलते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एल्टीट्यूड. हमने पढ़ा है इसी के क्लास 11 के बुक में, द फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी वाले जो बुक था उसमें हमने पढ़ा था कि हिमालयस का भी आपका क्लासिफिकेशन है, द ग्रेटर हिमालयाज, फिर मिडिल हिमालयाज, फिर शिवालिक्स, है ना? तो ये एल्टीट्यूड के बेसिस पे भी अलग अलग वेजिटेशन पाए जाते हैं. The western and eastern Ghats and the Andaman and Nicobar Islands have tropical rainforest, whereas while the deltaic have tidal rainforest. Obviously, जो आपके वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स हैं यहाँ पे आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलेंगे, और वहीं अगर आप डेल्टाइक रीजन में देखो, मतलब बे ऑफ बंगाल साइड में देखो या अरेबियन सी साइड में देखो, तो वहां पे मैंग्रोव्स आपको मिलेंगे. ठीक है, गुजरात एंड वेस्ट बंगाल. तो वैसे ही डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट एरिया ऑफ राजस्थान आर नोन फॉर कैक्टस, कैक्टाई, है ना? कैक्टस के लिए है क्योंकि डेजर्ट में जो है ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है, तो अगर ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस में पानी छोड़ देंगे तो दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव. अ वाइड वेराइटी ऑफ बुशेज एंड थॉर्नी वेजिटेशन. क्लियर? तो ये आपको समझना है. चलिए आगे बढ़ते हैं. डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएशंस इन द क्लाइमेट एंड सॉइल, द वेजिटेशन ऑफ इंडिया चेंजेस फ्रॉम वन रीजन टू अनदर. अब हमको पता ही है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है ना? क्लाइमेट का भी हमने इसका रीज़न भी पढ़ा था. क्यों? क्योंकि हाफ ऑफ इंडिया लाइज इन द ट्रॉपिक्स एंड हाफ लाइज इन द टेम्परेट. तो ऑब्वियसली रीजन में बाय रीजन वेजिटेशन तो अलग अलग रहेंगे. Now, depending upon the variations in the climate and the soil, the vegetation of आपका, this is repeated point, ignore this. On the basis of certain common features such as predominant vegetation type and climatic conditions, इंडिया के फॉरेस्ट को जो है बहुत सारे टाइप्स में डिवाइड किया गया है. हम एक एक फॉरेस्ट के बारे में समझेंगे और डीप में जाने का ट्राई करेंगे. देखिए सबसे पहला आपका देखिए टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट क्या क्या डिविजन है. ट्रॉपिकल एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट. ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है. ठीक है, यहाँ पे जो है 12 महीना आपके ट्रीज कैसे दिखेंगे? एवरग्रीन. ऐसे जो आपके जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन और जो सेमी एवरग्रीन होते हैं, दे डू नॉट शेड देयर लीव्स. ठीक है, क्योंकि उनको टाइम ही नहीं मिलता है शेड करने का लीव्स को. वो हम आगे देखेंगे, आई विल एक्सप्लेन टू यू. नेक्स्ट इज योर ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट. वो कभी ग्रीन रहते हैं, कभी अपना पत्ती को झाड़ते भी हैं. दे शेड देयर लीव्स आल्सो. ओके,
ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट ऐसे फॉरेस्ट जिसमें कांटे हैं, कांटेदार, डेजर्ट में मिलेंगे आपको। मॉन्टेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द माउंटेन रीजन एंड लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट जो मार्शी और स्वैम्पी एरिया में आपको मिलेंगे, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द classification. Now before going ahead, I would like to introduce you with our IS mentorship program. This program is holistically designed for the students who are targeting 24-25 batch. All the things are provided to you in a very affordable price, ठीक है। सारी चीजें ऐसी, ऐसे हो गया, आंसर राइटिंग हो गया, पर्सनल मेंटरशिप हो गया, सारी चीजें आपको जो है इसमें मिली हैं। और those students who want to have a mentor support from the start of their preparation, वो जो है IS मेंटरशिप का फाउंडेशन प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आपके रियासत अली सर आपके मेंटर रहेंगे जो आपके साथ हमेशा रहेंगे। हम सितंबर में बहुत सारे बैचेस लॉन्च करने वाले हैं, तो रीसेंट बैच में जानने के लिए कौन सा बैच आने वाला है, क्या उसके प्रोविजंस हैं एंड ऑल, तो काइंडली गिव अ कॉल ऑन ईदर ऑफ दीज टू नंबर्स, योर क्वेरी विल बी रिजॉल्व, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं आपके IS मेंटरशिप प्रोग्राम की। चलिए टॉपिक पे बढ़ते हैं और समझते हैं। पहला जो हमारा क्लासिफिकेशन है दैट इज योर ट्रॉपिकल एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। देखिए, these forests are found in the western slopes of western Ghats, eastern slopes of eastern Ghats, northeastern states hill and Andaman and Nicobar Island. अब ये मैप को मैं एक बार लेके चलती हूँ। जितने भी देखिए आपका ट्रॉपिकल जो एवरग्रीन है वो एकदम डार्क ग्रीन है। देखिए आपको कहाँ कहाँ मिल रहा है, देखिए यहाँ मिलेगा ईस्टर्न घाट है ना, यहाँ पे थोड़ा मिलेगा, यहाँ नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा, तो वही बोला जा रहा है। ये कहाँ मिलते हैं, ये सारी जगह पे मिलते हैं, ये आपको याद रखना है। अब इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वार्म और ह्यूमिड एरियाज में मिलते हैं जहाँ पे गर्माहट और मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा हो। एनुअल प्रेसिपिटेशन तो ज्यादा होना ही चाहिए। क्यों ज्यादा होना चाहिए गाइस, क्योंकि अगर रेनफॉल नहीं होगी तो क्या ये एवरग्रीन रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। ये इनका ग्रीननेस रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। तो इट इज ए कॉमन सेंस दैट दीज टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट रिक्वायर्स हेवी रेनफॉल। एनुअल मीन टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस। ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो फॉरेस्ट होते हैं वो वेल स्ट्रेटिफाइड होते हैं विथ लेयर, है ना। तो ये स्ट्रेटिफाइड होते हैं, स्ट्रेटिफाइड मतलब लेयर्स में होते हैं, मतलब यहाँ पे ग्राउंड है, जैसे छोटे पेड़ रहेंगे, फिर आपको बड़े पेड़, फिर बिग ट्रीज, ऐसे लेयर्स होते हैं इनके। देख रहे हैं आप, बुशेस भी दिख रहे हैं आपको, टॉल ट्रीज भी दिख रहे हैं और ग्रासेस टाइप के भी दिख रहे हैं। देखिए, ग्राउंड आर कवर्ड विद shrubs एंड creepers with short structured tree followed by tall variety of tree. Tree reach great heights up to 60 मीटर और above, ठीक है। इनका ये कैरेक्टरिस्टिक है। तो हम लोग क्या क्या समझे, हमने ये समझा कहाँ कहाँ मिलता है, इसका प्रेसिपिटेशन क्या है, टेम्परेचर क्या है, कैसे होते हैं, एंड इनकी जनरली हाइट के बारे में भी हमने समझा। नेक्स्ट, देयर इज नो डेफिनेट टाइम फॉर ट्रीज टू शेड देयर लीव्स। मैंने आपको बताया कि इनका कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता है कि हाँ जून मंथ में जो है आपका ऑटम होगा, नहीं। फ्लावरिंग एंड फ्रूटेशन, ठीक है, इसका कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है। एज सच दीज फॉरेस्ट अपीयर ग्रीन ऑल द ईयर अराउंड, हमेशा ये ग्रीन दिखेंगे, इसीलिए इनका नाम भी क्या है, एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। So this you should be knowing the reason behind why we are calling them as evergreen forest. Species found in these forest क्या क्या है, रोजवुड, महोगनी, एनी, इबोनी एटसेट्रा। क्लियर, ये सारे जो है आपके यहाँ पे मिलते हैं। नेक्स्ट इज योर सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। अभी हमने एवरग्रीन फॉरेस्ट समझा, अब सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में जानते हैं। द सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द लेस रेनी पार्ट्स ऑफ दीज रीजन। जहाँ पे देखिए ऊपर वाले कंपेयर करें, अगर हम ट्रॉपिकल अगर एवरग्रीन फॉरेस्ट से कंपेयर करें तो हल्का सा यहाँ पे बारिश की बस कमी है और कुछ भी नहीं, ठीक है। सच फॉरेस्ट हैज मिक्सचर ऑफ एवरग्रीन एंड मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। यहाँ पे क्या है, दोनों मिक्सचर है, एवरग्रीन भी मिलेंगे ट्रीज आपको, डेसिडियस भी मिलेंगे। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ गाइस कि यहाँ पे कुछ पेड़ जो है दैट विल शेड देयर लीव्स एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। द अंडरग्रोइंग क्लाइंबर्स प्रोवाइड एन एवरग्रीन कैरेक्टरिस्टिक्स टू दीज फॉरेस्ट, ठीक है। ओके, क्लाइंबर्स जो है वो ग्रो करते हैं ट्रीज के ऊपर, तो उसके क्या है, वो एवरग्रीन कैरेक्टरिस्टिक्स है। स्पीशीज क्या क्या है, देखिए व्हाइट सेडार हो गया, हॉलॉक हो गया, केल हो गया, है ना।
The oak forest in Garhwal and Kumaon were replaced by pine, which was needed to lay railway lines. ये आपको जानना चाहिए. एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉरेस्ट था गढ़वाल रीजन में, उसको जो है पाइन से रिप्लेस कर दिया गया. क्यों रिप्लेस कर दिया गया? क्योंकि वहां पे जो है रेलवे लाइंस को बिछाना था. तो सोचिए व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ दिस स्टेप. यू आर रिप्लेसिंग ए फॉरेस्ट. या गाइस, फॉरेस्ट सच ए बिग एक्सटेंट एरिया को कवर करता है ना. तो इसके बहुत सारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस रहे होंगे, है ना. आप जितना ज्यादा सोच सकते हैं उसको आप पेपर पेन लेके लिखिएगा, ठीक है. और ऑल्सो ट्राई टू फिगर इट आउट. क्या फिगर आउट करना है आपको? सर्च करना है गूगल में कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, तो आपको फिर बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है. क्लियर टिल दिस पॉइंट? आगे बढ़े, चलिए 1 सेकेंड. हाँ, तो ये आपका वो चीजें थी. फॉरेस्ट वेयर ऑल्सो क्लियर फॉर इंट्रोड्यूसिंग प्लांटेशन ऑफ टी, रबर एंड कॉफी. इसके लिए भी जो है आपका फॉरेस्ट को क्लियर किया गया था, क्योंकि वो वी वेयर फोकसिंग द प्लांटेशन ऑफ टी, रबर एंड कॉफी. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट, दैट इज योर ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट. ठीक है, डेसिडियस का मतलब होता है दीज टाइप ऑफ ट्रीज आर शेडिंग द लीव्स एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. आपको पेड़ देख के ही समझ में आ रहा होगा. एक बार एक डेसिडियस फॉरेस्ट को देखिए और फट से एक बार एवरग्रीन फॉरेस्ट को देखिए. देख रहे हो कितना ड्रास्टिक चेंज है ना. तो अब उसके बारे में समझते हैं कि एक्चुअली है क्या. दीज आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया. इनको मॉनसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं गाइस मॉनसून फॉरेस्ट? क्योंकि एक समय ये ग्रीन रहते हैं, एक समय ये ड्राई रहते हैं. जैसे मॉनसून 6 मंथ्स में बरसात लाता है और वैसे ही 6 मंथ्स में वापस जाता है, तो वही है इनका भी. दे स्प्रेड ओवर रीजन्स विच रिसीव रेनफॉल इतना, मतलब 70 से 200 सेंटीमीटर का रेंज जहां पे भी मिलेगा वहां पे आपको क्या मिलेंगे गाइस? ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट मिलेंगे. और 200 सेंटीमीटर से ऊपर है तो क्या मिलता था? ट्रॉपिकल एवरग्रीन. यू नीड टू रिमेंबर. Now, on the basis of availability of water, these forests are further divided into moist and dry. अब ये जो डेसिडियस है ना, इसमें भी जो है आपके दो क्लासिफिकेशन है. पहला है मॉइस्टी फॉरेस्ट, दूसरा है ड्राई फॉरेस्ट. मॉइस्टी फॉरेस्ट क्या होता है? ऐसे फॉरेस्ट जहां पे रेनफॉल इज मच हायर एज कंपेयर टू दिस वन. ऑब्वियसली मॉइस्ट है मतलब रेनफॉल ज्यादा होगी तभी तो, है ना. ठीक है, अब देखिए मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में जानते हैं. They are almost found in the regions which record rainfall between 100 से 200 सेंटीमीटर. याद रखिएगा ये डेसिडियस फॉरेस्ट के अंदर आते हैं, ठीक है. इनका रेनफॉल देखिए कितना है, 100 से 200 सेंटीमीटर. Now these forests are found in the northeastern states along the foothills of Himalayas, eastern slopes of western Ghats, Odisha. यहाँ पे आपको मिलते हैं आपके moist deciduous forest. आपको याद रखना है anyhow. You need to remember the places, otherwise you will miss out. Teak, सॉल, शीशम, महुआ, आंवला, कुसुम, सैंडलवुड, ये जो है सारे आपके मेन स्पीशीज हैं इस फॉरेस्ट के. क्लियर? अंडरस्टूड? चलिए, तो ये आपको मॉइस्ट डेसिडियस समझ में आ गया क्या है. ओके. नाउ लेट अस कम टू योर ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट. देखिए अब इसका रेनफॉल है 70 से 100. हमने पढ़ा था डेसिडियस फॉरेस्ट में दो टाइप आता है, मॉइस्ट और ड्राई. दोनों में क्या डिफरेंस है गाइस? बस रेनफॉल का डिफरेंस है, प्रेसिपिटेशन का. मॉइस्ट जो है वो 100 से 200 तक का रेनफॉल लेती है और ये जो है 70 से 100 तक का. ठीक है, तो आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. आप देखिए इसका, आप फोटो ही देखिए. देखिए ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है ये, एंड दिस इज योर मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट. क्लियर? फाइन. इट कवर्स अ वास्ट एरिया ऑफ द कंट्री. बहुत ही बड़े एरिया में ये स्प्रेड है. ऑन द वेटर मार्जिन्स इट हैज ट्रांजिशन टू मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट. अगर इसी में बरसात हो जाएगा इस, है ना, तो ऑब्वियसली मॉइस्ट डेसिडियस हो जाएंगे क्योंकि इट इज हैविंग रेनफॉल. while on the drier margins to thorn forest. और अगर इसमें बरसात नहीं होती है तो क्या होगा? ये थॉर्न में बदल जाएंगे, मतलब कांटेदार ट्रीज में बदल जाएंगे. देखिए क्या बोला जा रहा है, कुछ नहीं बोला जा रहा है. जो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है आपके, इफ रेनफॉल हैपेंस व्हाट दे विल बिकम? मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट. और अगर यहाँ पे रेन नहीं होता है, नो रेन, तो ये बन जाएंगे आपके थॉर्नी फॉरेस्ट. सॉरी फॉर दिस लेस
कलर्ड इंक, ठीक है। ये अगर आपके नो होते तो ये आपके बन जाएंगे थॉर्नी फॉरेस्ट। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये मिलते कहाँ कहाँ है ये देखिएगा। ये मिलेंगे आपको रेनियर एरियाज ऑफ द पेनिनसुलर, जहाँ पे भी आपको बरसात मिलेगा पेनिनसुलर इंडिया के, प्लेन्स ऑफ यूपी बिहार, here you will be getting dry deciduous forest. Clear? Parklands are found in the higher rainfalls regions of peninsular plateau and northern Indian plain. ठीक है, जो पार्कलैंड्स होते हैं वो कहाँ मिलते हैं आपको, जितने भी जगह जहाँ पे हैवी रेनफॉल हो रही है वहाँ पे पार्कलैंड्स मिलते हैं। ठीक है, पेनिनसुला प्लेटी और नॉर्थ इंडियन प्लेट में जहाँ पे भी आपको जो है बरसात ज्यादा मिलेगी वहाँ पे आपको पार्कलैंड मिलेंगे। Now as the dry seasons begin, these trees shed their leaves completely and forest appears like vast grassland with naked trees all around. जैसे ही ये ड्राई सीजन में बदलने लगता है, जहाँ पे बरसात का जो अमाउंट है वो कम होने लगता है, ये फॉरेस्ट किस तरह का दिखने लगता है, ग्रासलैंड। क्योंकि ट्रीज को बड़ा होने के लिए क्या चाहिए गाइस, वाटर चाहिए, और वाटर के एब्सेंस में इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव ट्रीज। ठीक है, तो ये आपको समझना है दैट वेयर एवर योर रेनफॉल इज नॉट एडिक्वेट अमाउंट में, जहाँ पे भी नहीं है वहाँ पे दिक्कत क्या होती है, दिक्कत यही होती है कि जो फॉरेस्ट है वो ग्रासलैंड बनने लगते हैं। अब यहाँ पे क्या क्या देखिए, प्लांट फ्लोरा फौना क्या क्या स्पीशीज हैं वो देखिए, तेंदू, पलास, अमलतास, बेल, खैर, एक्सिलवुड, these are common trees of these forest. In the western and southern part of Rajasthan, vegetation cover is very scanty due to low rainfall and overgrazing. तभी तो यहाँ पे desert type of आपका फॉरेस्ट है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बहुत कम बरसात होती है और ओवर ग्रेजिंग ज्यादा होती है। ठीक है, जितने बचे कुचे आपके जो ग्राउंड में जो ग्रासेस भी दिखेंगे ना यहाँ पे एरिया में, वो ओवर ग्रेजिंग की वजह से खत्म हो जाते हैं। क्लियर? चलिए, नाउ नेक्स्ट इज योर ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। थॉर्न फॉरेस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, उसके पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है, what will be the thorn forest, why there is the presence of thorn in your forested areas? बताइए आपको क्या लगता है, सोचिए थोड़ा देर, टेक टाइम एंड थिंक that how the process of formation of thorny tree must be happen, और इसका जवाब आप ही लोगों को देना है। ओके, आप ही बताएंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ऐसे एरिया में जो है रेनफॉल 50 सेंटीमीटर से भी कम होता है, द रेनफॉल इज लेस देन 50 सेंटीमीटर इवन। तो दीज कंसिस्ट ऑफ वेराइटी ऑफ ग्रासेस एंड श्रब्स। ठीक है, वेराइटी ऑफ ग्रासेस मिलेंगे आपको, श्रब्स मिलेंगे, लेकिन बड़े बड़े ट्री नहीं मिलेंगे। ये आपको ट्री दिख रहा होगा लेकिन दिस इज नॉट इन मच हाइट एज कम्पेयर टू द अदर टाइप ऑफ फॉरेस्ट। अब इसका प्लेसेस देखिए वेयर दे विल बी फाउंड। आपका पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश, all these areas are having these type of thorny forest. Now in these forests, plants remain leafless for most part of the year and give an expression of scrub vegetation. Leaf नहीं होता है। See, plants are so sensitive that they know that here no rainfall will be happening. So why to have leaves? Because when the plants are having leaves, they exhibit a process of transpiration. और इस ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस से क्या होता है, दे लूज अप द वाटर, वाटर जो है वो लूज अप कर देते हैं। तो अगर already you are not having rain, already you are very much in scanty of your water, and then your transpiration की process होगी, तो tree will, the shrubs and grasses will not be able to survive. तो इस वजह से जो है यहाँ पे आपके प्लांट्स में लीव्स होते ही नहीं है। 100% नहीं लेकिन 90% नहीं होते हैं। जैसे आप देखिए बबूल, बेर, डेट पाम, खैर, नीम, खेजरी, पलास, all these type are your what type of trees? Tropical thorn trees. The soggy grasses grow up to height of 2 meter as undergrowth. ठीक है, सोचिए 2 मीटर भी इनका हाइट पहुंचता है मैक्सिमम। तो ये आपका थॉर्नी फॉरेस्ट के बारे में है। क्लियर? नेक्स्ट इज अबाउट योर माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में समझते हैं। इन माउंटेनियस एरिया दे डिक्रीज इन टेम्परेचर
with increasing altitude leads to corresponding change in natural vegetation. माउंटेन फॉरेस्ट नाम से ही समझ में आ रहा है, these forests are present in the mountainous region. This you should be knowing. ठीक है. Now here what happened, the decrease in temperature with increasing altitude जो है वो अलग अलग natural vegetation रहता है. जैसे यहाँ का vegetation अलग होगा as compared to this vegetation, क्योंकि जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ रही है अलग अलग आपको डाइवर्स टाइप ऑफ वेजिटेशन देखने को मिलेंगे. अब माउंटेन फॉरेस्ट भी दो टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं. पहला नदर्न माउंटेन फॉरेस्ट और नेक्स्ट इज योर सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट. ठीक है, समझना है आपको ये चीज दो. अब डेसिडियस फॉरेस्ट जो है हिमालय के फुटहिल्स में आपको मिलेंगे. ठीक है, और हिमालयस में किस टाइप के मिलेंगे, बिकॉज वहां पे रेन होता है तो यहाँ पे आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे. Now it is succeeded by wet temperate forest between an altitude of 1000 to 2000 मीटर. अब ये जो माउंटेन फॉरेस्ट है अगर इनकी हाइट 1000 से 2000 मीटर हो जाती है तो यहाँ पे वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट मिलेंगे. टेम्परेट रीजन में और वेट मतलब रेनफॉल होता है तभी तो गीले हैं. ठीक है, तो ये आपका माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में हो गया. नेक्स्ट इज योर लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट. इसके बारे में समझिए. देखिए आप देखिए फोटो पहले देखिए. All these types of forest are having their roots in the water. Water में इनके roots आपको दिखेंगे. तो इन्हीं ऐसे ही टाइप के आपके फॉरेस्ट को क्या बोला जाता है, लिटोरल या स्वैम्प फॉरेस्ट. ठीक है. अब इंडिया वेटलैंड हैव बीन ग्रुप्ड इनटू 8 कैटेगरीज. इंडिया का जो वेटलैंड है वो कितने कैटेगरीज में ग्रुप्ड है, 8 कैटेगरीज में. देखिए समझते हैं क्या है वेटलैंड्स. मतलब द टाइप ऑफ एरिया विच इज सबमर्ज्ड, टाइप ऑफ लैंड विच इज सबमर्ज्ड अंडर वाटर, तभी तो वेट लैंड बोला गया है. देखिए 8 कैटेगरीज क्या है. द रिजर्वेयर्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू इन साउथ टुगेदर विथ लगून्स एंड अदर वेटलैंड्स इन द साउथ वेस्टर्न कोस्ट. ये आपको जानना है. देखिए इसको जो है आप याद करिए या मैप के सामने लगाइए. डेक्कन प्लेट्यू आपको पता ही होगा, दिस इज योर डेक्कन प्लेट्यू, हमने समझा था. और लगून्स और अदर वेटलैंड्स ऑफ साउथ वेस्टर्न कोस्ट. लगून्स कहाँ में मिलेंगे, आपको कोस्ट में मिलेंगे वो. नेक्स्ट इज योर द वास्ट सलाइन एक्सपेंसेस ऑफ राजस्थान, गुजरात एंड द गल्फ ऑफ कच्छ. ये भी है. थर्ड वन इज योर फ्रेश वाटर लेक्स एंड रिजर्वॉयर्स फ्रॉम गुजरात ईस्टवर्ड्स टू राजस्थान एंड मध्य प्रदेश. फोर्थ वन इज योर डेल्टा वेटलैंड्स एंड लगून ऑफ इंडियाज ईस्ट कोस्ट, चिलिका लेक. ठीक है, so this you should be knowing. ये 4 हुए हैं अभी तक, 4 हुए हैं. ठीक है. नेक्स्ट 4 क्या है, द फ्रेश वाटर मार्शेस ऑफ गैंजेटिक प्लेन. जो गैंजेटिक प्लेन में जो फ्रेश वाटर आपको मिलते हैं वो भी आपका वन ऑफ द 8 आपके वेटलैंड्स हैं इंडिया के जो कि ग्रुप्ड है. Sixth one is here the flood plains of Brahmaputra, marshes and swamps in the hills of northeast India and the Himalayan foothills. This is also one of the wetlands. And your seventh one is the lakes and rivers of mountain region of Kashmir and Ladakh. कश्मीर और लद्दाख रेंज में जो लेक और रिवर हैं वो भी हैं. एंड नेक्स्ट इज योर मैंग्रोव फॉरेस्ट एंड अदर वेटलैंड्स ऑफ आइलैंड आर्क्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है. ठीक है ना. Now in India, the mangrove forest is spread over 6,740 square kilometer, which is 7% of the world mangrove forest. सोचिए इंडिया में अगर 100 मैंग्रोव्स हैं, सॉरी वर्ल्ड में अगर 100 मैंग्रोव्स हैं तो 7 कहाँ मिलेंगे आपका, 7 यू विल 7 वेयर यू विल बी गेटिंग इन. जो 7% है वो आपके इंडिया में मिलेंगे. सोचिए इंडिया में. तो दे आर डेवलप्ड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हो गया, वेस्ट बंगाल, सुंदरबंस, महानदी, गोदावरी और कृष्णा. यहाँ पे आपको यू विल बी एबल टू सी. ठीक है, तो यू शुड बी नोइंग इंडिया में मैंग्रोव्स कहाँ है. चलिए next topic is about your forest cover in India. As per the state records, the forest covers 23.28% of the total land area of the country. अगर इंडिया 100% है तो उसका 23% आपका क्या है, 23% आपका फॉरेस्ट है. ठीक है. Now, according to the Indian State of Forest Report 2011, the actual forest cover इंडिया का जो है 21.05% है. ठीक है. ये स्टेट रिकॉर्ड का है गाइस. स्टेट अपना अपना रिकॉर्ड जो देते हैं ना, अलग अलग स्टेट जो अपना रिकॉर्ड दे रहे हैं उसका निकाला गया है. लेकिन एक रिपोर्ट आती है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, उसमें बोला गया है कि 21.05% है.
ना इस पूरे 21.05% में से, इस पूरे 21.05% में से 12.29% आपका डेंस फॉरेस्ट है, बहुत ज्यादा हरियाली वाला फॉरेस्ट, डेंस। और आपका बचा हुआ जो 8.75 है ये ओपन फॉरेस्ट, ठीक है, ओपन है, थोड़ा खुला। क्लियर? तो ये आपको जानना है। चलिए अब फॉरेस्ट कंजर्वेशन पे बात कर लेते हैं। अभी तक हमने बहुत सारी चीजें समझी कि भाई फॉरेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। So forests have an intricate relationship with life and environment. Obviously, intricate मतलब दोनों जुड़ा हुआ है। लाइफ के लिए भी फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट है, environment के लिए भी फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट है। These provides numerous direct and indirect advantages to our economy and society. बहुत सारे direct advantage भी हैं economy society के, indirect भी है, इसमें तो कोई दराई नहीं है। Accordingly, the government of India proposed to have a nationwide forest conservation policy. तो गवर्नमेंट ने भी अपना स्टेप किया। स्टेप में क्या लिया? एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन पॉलिसी लाया एंड अडॉप्टेड ए फॉरेस्ट पॉलिसी इन 1952। 1952 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए एक पॉलिसी लेके आती है, जो लेटर ऑन 1988 में उसमें चेंजेस भी किए गए। ये आपको जानना चाहिए। देखिए जैसे जैसे चीजें बदल रही वैसे वैसे ऑब्वियसली गाइस फॉरेस्ट का आपको पॉलिसी भी चेंज करना पड़ेगा। नाउ द फॉरेस्ट पॉलिसी एम क्या क्या करती, तो सेलेंट फीचर्स के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला कि भैया 33% ऑफ द जोग्राफिकल एरियाज को जो है कवर करना है हमको, ठीक है। 33% एरियाज को जो है हमको फॉरेस्ट के अंदर लाना ही है। नेक्स्ट उसने बोला, उस पॉलिसी ने बोला कि हमको इन्वायरमेंट स्टेबिलिटी को मेंटेन करना है एंड ऑल्सो वी नीड टू रिस्टोर द फॉरेस्ट व्हेन इकोलॉजिकल बैलेंस वाज डिस्टर्ब्ड। कहीं पे भी आपका फॉरेस्ट जो है अगर इकोलॉजिकल बैलेंस खराब हो रहा है तो हमको फॉरेस्ट को वहां पे लाना है। मतलब अगर फौना जो डिपेंडेंट है फॉरेस्ट के लिए, अगर उनका जान भी खतरे में है, क्योंकि ऑब्वियसली फॉरेस्ट एंड योर एनिमल्स आर टोटली इंटरडिपेंडेंट, है ना। तो ये है। थर्ड वन क्या बोला गया? द कंजर्विंग द नेचुरल हेरिटेज ऑफ द कंट्री इज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड जेनेटिक पूल, ठीक है। कंट्री के नेचुरल हेरिटेज को हमको कंजर्व करना है, उसके बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है, उसके जीन्स को कंजर्व करना है, सॉइल इरोजन को चेक करना है, डेजर्ट लैंड कितना ज़्यादा एक्सटेंशन है उसका वो चेक करना है, फ्लड्स और ड्रॉट्स को जो है रिड्यूस करना है। ये सारी चीज़ें फॉरेस्ट पॉलिसी में बोली गई। इंक्रीजिंग द फॉरेस्ट कवर थ्रू सोशल फॉरेस्ट्री एंड एफॉरेस्टेशन ऑन द डिग्रेडेड लैंड। देखिए यहाँ पे दो वर्ड्स है, सोशल फॉरेस्ट्री और एफॉरेस्टेशन। शायद एफॉरेस्टेशन आप लोगों को पता ही होगा, डिफॉरेस्टेशन का उल्टा इज योर एफॉरेस्टेशन। अब सोशल फॉरेस्ट्री मतलब ऐसा फॉरेस्ट जो कम्युनिटी बनाई है, लोग बनाए, सोशल पीपल, ठीक है। द फॉरेस्ट विच हैज बीन मेड बाय पीपल इज कॉल्ड एज सोशल फॉरेस्ट्री। Increasing the productivity of forest to make timber, fuel, fodder, food available to rural population dependent on forest and encourage the substitution of wood, ठीक है। इसका भी ध्यान रखना है हमको, क्योंकि wood का जो है, देखिए if you are using wood what will happen eventually, you need to cut, what you need to cut, you need to cut your trees, that will cause harm to forest. Creating of massive people movement involving women to encourage plantation of trees, stop felling of trees and thus reduce pressure on existing forest. So this you should be knowing about it. Clear? ओके क्लियर। चलिए अब बात करते हैं एक न्यू टॉपिक पे, दैट इज योर सोशल फॉरेस्ट्री। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म फॉर यू गाइस। ये ज्योग्राफी के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ में इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो social forestry means the management and protection of forest and afforestation on barren lands with the purpose of helping in environment, social, rural development. Social forestry एक ऐसा मैनेजमेंट है फॉरेस्ट का जहाँ पे एफॉरेस्टेशन किया जा रहा है बैरन लैंड्स में। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हमको इन्वायरमेंटल हेल्प करना है, सोशल हेल्प करना है, रूरल हेल्प करना है। और ये किया भी किसके द्वारा जाता है? पीपल के द्वारा किया जाता है, सोशल फॉरेस्ट्री। द नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर 1976 हैज क्लासिफाइड सोशल फॉरेस्ट्री इनटू 3 कैटेगरीज, ठीक है। 3 कैटेगरी में नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने सोशल फॉरेस्ट्री को डिवाइड किया है। फर्स्ट इज अर्बन, सेकेंड इज रूरल, थर्ड इज फार्म फॉरेस्ट्री।
अर्बन फॉरेस्ट्री जो है वो ये क्या होती है, रेजिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ ट्रीज ऑन पब्लिक एंड प्राइवेटली ओन लैंड्स इन अराउंड अर्बन सेंटर। अब अर्बन फॉरेस्ट्री क्या होगी, ऑब्वियसली इट विल बी अराउंड योर अर्बन सेंटर्स ओनली, है ना। जैसे आपका ग्रीन बेल्ट्स हो गया, पार्क्स हो गए, रोड साइड एवेन्यूज, ये सब एग्जाम्पल है गाइस सोशल फॉरेस्ट्री के, जो आपके अर्बन एरियाज में हो रहे हैं। और रूरल फॉरेस्ट्री जो है कहाँ पे इन्फोसिस ले करेगा, एग्रो फॉरेस्ट्री और कम्युनिटी फॉरेस्ट्री में। ठीक है, एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होती है, इट इज दैट टाइप ऑफ फॉरेस्ट विच इज हैविंग बोथ फॉरेस्ट ऑल्सो प्लस एग्रीकल्चर ऑल्सो. Community forestry is nothing but the involvement of community in development of the forest. Next is your farm forestry. Farm forestry is a term applied to the process under which farmer grows trees for commercial and non-commercial purpose on their farmland. देख रहे हो, कमर्शियल और नॉन कमर्शियल अगर किसी भी पर्पस के लिए अगर आप ग्रो करते हो ट्री को, ठीक है, तो वो आपका फार्म फॉरेस्ट्री होता है। इसमें फार्मर्स का बहुत बड़ा रोल है, and for that the forest departments of various states distribute seedling of tree free of cost to small and medium farmers ताकि वो farm forestry को promote कर सकें। Several lands such as the margins of agricultural fields, grassland and pastures, land around homes and cow sheds may be used for raising trees under non-commercial farm forestry. Clear? So this is the thing which you need to know. बहुत सारे ऐसे लैंड मार्जिन है, जैसे एग्रीकल्चर फील्ड हो गया, ग्रास लैंड हो गए, पैस्चर्स हो गए, और बाकी सारे जो ट्रीज है ना। क्लियर? तो जितने भी आपके एग्रीकल्चर फील्ड हो गए, ग्रास लैंड हो गए, पैस्चर्स हो गए, ऐसे लैंड जो घरों के पास हैं, वो भी यूज किए जा सकते हैं फॉर ट्रीज डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका फार्म फॉरेस्ट्री। The last topic for the day is about wildlife. Basically, wildlife of India is a great natural heritage. सभी को पता है। It is estimated about 4 to 5% of the all known plant and animal species on the earth are found in India. जितने भी वर्ल्ड में, अगर वर्ल्ड 100% है तो उसका 4% कहाँ पे है, इंडिया में है, whether be it your plant or animal species. रीजन क्या है ऐसी डाइवर्सिटी ऑफ लैंड फॉर्म्स का इंडिया में, that it is having great diversity of ecosystem which this country has preserved and supported through the ages. जिस तरह से इंडिया सपोर्ट करते आ रही है, ठीक है, जिस तरह से जो है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेप्स लेते आ रही है, वो उसी का जो रिजल्ट है कि आज इतने सारे डाइवर्स आपको फ्लोरा एंड फौना स्पीशीज आपको दिखेंगे। Over the years, their habitat has been disturbed by human activities. As a result, their numbers have been dwindled. But human activities कुछ ऐसे हैं जिसकी वजह से इनकी लाइफ भी अफेक्ट हो रही है। ओके, तो उसी की वजह से जो है इनके नंबर्स भी कम होते जा रहे हैं। There are certain species that are at brink of extinction. ऐसे कुछ स्पीशीज भी हैं जो एक्सटिंक्शन के भी बहुत करीब जाते जा रहे हैं। Now, let us try to understand that what are the some important reasons कि भैया वाइल्ड लाइफ डिक्रीज क्यों हो रहे हैं। सबसे पहला तो इंडस्ट्रीज, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से क्या हो रहा है, रैपिड इंक्रीज हो रहा है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। इंडस्ट्रीज की वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से पॉल्यूशन हो रहा है, जिसकी वजह से आपके फॉरेस्ट रिसोर्सेज बिगड़ रहे हैं। ठीक है, more and more land were cleared for agriculture, human settlement, roads, mining, reservoirs. Obviously, this is causing a huge loss to our forest areas. Pressure on forest mounted due to lopping for fodder, fuel wood and removal of small timber by local people. ठीक है, फॉडर मिलता है, टिम्बर मिलता है, फ्यूल मिलता है, उसके वजह से भी लोगों के मन में एक लालच हो जाता है गेन करने का, तो उसके वजह से भी डिफॉरेस्टेशन। Grazing by domestic cattle causes an adverse effect on wildlife and their habitat. ठीक है, hunting was taken up as a sport by the elite and hundreds of wild animals were killed in the single hunt. सोचिए, हंटिंग जो है एक स्पोर्ट की तरह भी देखा जाता है, जिसमें जो है कंपटीशन लगता है कि कौन सबसे ज्यादा हंट कर सकता है। How many hundreds of wild animals are being killed just to have this type of stupid sport. Now commercial poaching is also rampant. Poaching का मतलब होता है एनिमल्स को मारना फॉर कमर्शियल बेनिफिट, जैसे
टस्क हो गया, एलिफेंट के जो दांत होते हैं वो हो गया, है ना, पॉर्क्यूपाइन के जितने भी आपके पॉर्क्यूपाइन के ऊपर के वो जो होते हैं लेदर वेदर बनाने के काम आते हैं, तो इसके वजह से भी जो है वाइल्ड लाइफ आपका डिस्टर्ब हो रही है. ओके, आई होप नाउ एवरीथिंग इज क्लियर टू यू. This is all for now. This is all for the chapter number 5, that is your climate, natural vegetation. Next chapter में we will be learning about your chapter number 6. तो रिवाइज करिए, कंसिस्टेंट रहिए, ठीक है, माइंड मैप का यूज करिए और जितना ज़्यादा हो सके वीडियोस को शेयर करिए सो दैट दिस इनिशिएटिव गेट स्प्रेड ऑल ओवर द इंडिया. तो विद दिस आई एम एंडिंग द लेक्चर. वील मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6. 2 चैप्टर बचे हैं, उसके बाद हमारा ज्योग्राफी का क्लास 11 कंप्लीट हो जाएगा. ओके, थैंक्स.